नमस्कार, किस्सा सियासी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज प्रदेश या देश की सियासत की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। बात इस पर होगी कि अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह तेजी से कब्जा करता जा रहा है, दुनिया के तमाम मुल्कों में उसकी जिस तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है, जिस तरह से अमेरिका तालिबान से सीधी दुश्मनी लेने से बच रहा है, पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि एक बार तालिबान अगर अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर ले, वहां की सत्ता अपने हाथों में ले, तो फिर तालिबानी लड़ाकों को कश्मीर की तरफ बढ़ाया जाए। इधर रूस ने यह साफ कर दिया है कि भले ही वो तजाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करे, लेकिन भारत के साथ मिलकर तालिबान से लड़ाई नहीं लड़ेगा। ऐसे में तालिबान को कैसे डील किया जाए, इसको लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि तालिबान ने इससे पहले भी अफगानिस्तान पर राज किया था 1996 से लेकर 2001 तक, और यही वो वक्त था जब तालिबान ने हमारी फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया था, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कंधार विमान हाईजैक भी कहते हैं। ऐसे में आम आदमी की बोलचाल में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि तालिबान अगर सत्ता में आता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा, चीन पर क्या असर होगा, पाकिस्तान पर क्या असर होगा, भारत की नई रणनीति क्या होगी, और अमेरिका और रूस जैसे देश जो दुनिया भर की पंचायती करते हैं, वैश्विक फूफा की भूमिका में दिखने वाले इन देशों की रणनीति क्या होगी। अफगानिस्तान और तालिबान के मौजूदा हालात समझने से पहले थोड़ा तालिबान की हिस्ट्री जान लीजिए, ताकि मौजूदा हालातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लगभग 1945 से लेकर करीब 1990 तक, ये 45-50 सालों का ऐसा दौर था जब अमेरिका और रूस आमने सामने थे और दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी, कोई अमेरिका के साथ तो कोई रूस के साथ, और जो किसी के साथ नहीं उसे अपने पक्ष में लेने के लिए ये दोनों मुल्क साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनाते थे। 1979 से लेकर 1989 तक करीब 10 सालों तक रूस का अफगानिस्तान पर कब्जा रहा। उस वक्त रूस की अफगानिस्तान से लगती बॉर्डर, अभी अफगानिस्तान के ऊपर वाले जो भी मुल्क हैं वो पहले रूस का ही हिस्सा थे। जब रूस का यहां राज था तो अमेरिका ने ऐसी रणनीति बनाई कि कैसे रूस को यहां से कमजोर किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भड़काया गया। धीरे धीरे रूस के खिलाफ यहां पर माहौल बनने लगा और आखिरकार 1989 में रूस ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। लेकिन रूस ने यहां से जाने से पहले कोई प्रॉपर सरकार नहीं बनाई। परिणाम यह हुआ कि कई छोटे छोटे गुट थे जो खुद को सत्ता पर काबिज करने लगे, सत्ता में काबिज करने की होड़ बढ़ने लगी, यानी माहौल धीरे धीरे गृह युद्ध जैसा होने लगा। 1994 में ऐसा ही एक गुट बना जिसका नाम था तालिबान, और शुरुआती टाइम में तालिबान को वहां के लोगों का सपोर्ट भी मिला। वजह यह थी कि राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का माहौल था, चारों तरफ जब निराशा हो, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हो, और इसी बीच कोई आकर बड़े बड़े वादे करे तो जनता एक बानगी उन पर विश्वास करती पिए। शुरुआती टाइम में ऐसी कई घटनाएं भी हुई जिसने तालिबान के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की। अब यहां से पाकिस्तान के एंगल को समझिए। पहले पाकिस्तान हर ऐसे गुट को सपोर्ट करता था जो अफगानिस्तान में माहौल बिगाड़ सके, लेकिन 1994 के आखिर तक जब कंधार जैसे इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान समझ गया कि यही गुट हमारा उद्देश्य पूरा कर सकता है, हमारे काम आ सकता है, तो अब इसी गुट को सपोर्ट किया जाए। फिर अमेरिका से भी तालिबान को वाया पाकिस्तान फुल सपोर्ट मिला। इसी सपोर्ट के आसरे 1996 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे तालिबान इस्लामी कानून लागू करने लगा। लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर कड़ी सजा दी जाने लगी। पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना, महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। छोटी छोटी गलती पर लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। यानी धीरे धीरे जनता में तालिबान के प्रति नाराजगी पनपने लगी। फिर इन्हीं तालिबानियों के सपोर्ट से हमारा विमान IC-814 हाईजैक किया गया, जिसके पीछे असल रणनीति पाकिस्तान की ही थी। लेकिन वैश्विक फूफा अमेरिका सोया रहा। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपना भला सोचता है।
अमेरिका ने तब तक तालिबान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जब तक कि तालिबान ने उसी पर हमला न कर दिया। 2001 में अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसे 9/11 कहते हैं। करीब 3000 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा, क्योंकि जिस अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था उसको और उसके मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को तालिबान सुरक्षा दे रहा था। तालिबान ने ओसामा को अमेरिका के हवाले करने से मना कर दिया। ऐसे में 11 सितंबर के हमले के 1 महीने बाद अमेरिका ने दोनों चरमपंथी समूहों अलकायदा और तालिबान दोनों को हराने के लिए अफगानिस्तान में हवाई हमले शुरू कर दिए। 2001 के आखिर तक अफगानिस्तान तालिबान की शासन से मुक्त हो गया, लेकिन 20 साल लड़ाई लड़ने के बावजूद तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद भी, सैकड़ों जवानों की शहादत के बावजूद पूरी तरह से तालिबान को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। हां, अमेरिका पर हमला करने वाले अलकायदा प्रमुख लादेन को अमेरिका ने जरूर खत्म कर दिया। अमेरिका के लगातार हमलों से बचने के लिए तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की ओर भाग गए। फिर वक्त गुजरता गया, तालिबान ने धीरे धीरे अपना प्रभाव फिर से बढ़ाया। पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया। इसके अलावा अफगानिस्तान में अफीम और माइनिंग के कारोबार के जरिए तालिबान ने करोड़ों रुपए कमाए। इस युद्ध में करीब 2500 अमेरिकी जवान और उनके लोग मारे गए। 500 के लगभग ब्रिटेन और दूसरे देशों के जवान मारे गए, क्योंकि नाटो की आर्मी का ये भी हिस्सा थे। अफगानिस्तान आर्मी के करीब 60,000 जवान मारे गए। और खर्चे की अगर बात करें तो इस युद्ध में अमेरिका ने करीब करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। भारत की पूरी इकोनॉमी करीब करीब $2.5 ट्रिलियन की है। यूएन के मुताबिक इस लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान के आम नागरिक मारे गए। लेकिन युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अमेरिका भी युद्ध लड़ते लड़ते थक चुका था। अब अमेरिका को लगा कि उसका काम तो हो गया है, फिलहाल तालिबान अमेरिका के लिए खतरा तो है नहीं, इसलिए अमेरिका ने 2020 में अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया। कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से लौटने लगी और तालिबान फिर से अफगानिस्तान के इलाकों में कब्जा करने लगा। आज की तारीख में 85% के लगभग एरिया तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि तालिबान ने ग्रामीण एरिया पर कब्जा किया है। ज्यादातर शहर जो है वो अफगान सरकार के कब्जे में हैं, अफगान सेना के कब्जे में हैं। लेकिन अब दुनिया के सामने कई सवाल है कि अगर तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली तो फिर दुनिया कैसी होगी। भारत का सबसे बड़ा डर यह है कि चूंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबानी लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कश्मीर अफगानिस्तान से बेहद करीब है और कश्मीर का अफगानिस्तान से बॉर्डर भी लगता है। यह अलग बात है कि अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर वाला इलाका आज की तारीख में पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम पीओके कहते हैं। यानी भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करेगा कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए। आज की तारीख में तालिबान और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं इसे इस बात से समझिए कि पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर जो स्पिन बोलदाक वाला एरिया है वहां पर तालिबान ने जब कब्जा किया और उसे वापस खाली कराने के लिए अफगान सेना आगे बढ़ी तो पाकिस्तानी सेना ने सीधी अफगान सरकार को धमकी दी कि अगर यहां पर कोई भी कार्रवाई होती है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद ताशकंद में हुए एक शिखर सम्मेलन में इमरान खान की मौजूदगी में कहा था कि पाकिस्तान के 10,000 जिहादियों को तालिबान की मदद के लिए भेजा गया है। इसके अलावा भारत ने करीब 22,000 करोड़ रुपए भी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो जो निवेश हैं वो खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का करीब 2700 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, यानी पाकिस्तान के एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। अभी जो अफगानिस्तान में सरकार है वो भारत के साथ दोस्ती वाली है। तालिबान के सत्ता में आने से सिर्फ भारत के ही समीकरण नहीं बदलेंगे, चीन के भी बदलेंगे, रूस के भी बदलेंगे, खुद पाकिस्तान के बदलेंगे, बाकी मध्य यूरोप से लेकर पूरी दुनिया का गणित गड़बड़ाएगा। अगर चीन की बात करें तो चीन का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान से लगता है और यहां पर वीगर मुसलमान रहते हैं। चीन इन वीगर मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है, ये दुनिया जानती है और चीन के अंदर कई संगठन वीगर मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थन में काम करते हैं। चीन को डर है कि कहीं तालिबान शिनजियांग प्रांत में इन संगठनों को सपोर्ट न करे, इन्हें अपने यहां पनाह न दे। हालांकि अभी तालिबान ने कहा है कि वो चीन के साथ दोस्ताना संबंध रखेगा। अगर ऐसा होता है तो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। अगर चीन और तालिबान की दोस्ती होती है तो चीन
अफगानिस्तान के रास्ते अपना वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा, यह हमारे लिए और भी चिंता का विषय है। अब रूस की बात कर लीजिए। रूस और अफगानिस्तान के बीच कई देश हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लेकिन ये सब देश 1991 से पहले रूस का ही हिस्सा थे और इनके साथ रूस के कई तरह के समझौते हो रखे हैं, डील हो रखी हैं। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि तालिबान का इन देशों में प्रभाव बढ़े। बेशक तजाकिस्तान में रूस ने अपनी आर्मी डिप्लॉय की है, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, केवल एहतियात के तौर पर। रूस सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। अगर तालिबान अफगानिस्तान के दायरे में ही रहे तो रूस कोई दखल देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जब तजाकिस्तान बॉर्डर पर रूस आर्मी डिप्लॉय कर रहा था तो भारत के विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे, रूस से बातचीत की कि तालिबान को रोकने के लिए नॉर्थ अलायंस बनाया जाए, लेकिन रूस ने मना कर दिया और यह तक कह दिया कि भारत को तालिबान के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि तालिबान असल में कितना ताकतवर हो चुका है और भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स में कितना मुश्किलों से भरा हुआ दौर है और भारतीय विदेश नीति किस परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हैं। अगर तालिबान सत्ता में आने के बाद पूरी तरह पाकिस्तान के कहने में नहीं रहता है तो पाकिस्तान के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनते हैं तो बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में आएंगे। एक और खास बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर एरिया में तहरीक-ए-तालिबान नाम का एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। इसके कई लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं शरणार्थियों के भेष में ये आतंकी भी वापस पाकिस्तान में न घुस जाएं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने सभी डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया जो वहां की मौजूदा सरकार है उसने, क्योंकि कुछ दिन पहले है अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का पाकिस्तान में अपहरण हो गया था और करीब 6 घंटे टॉर्चर करने के बाद छोड़ा गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान से जिन देशों की भी बॉर्डर लगती हैं उनकी अपनी अपनी चिंता है। हालात बिगड़ती हैं तो बड़ी संख्या में शरणार्थी इन देशों में जा सकते हैं और इसके साथ साथ उग्रवादी सोच के लोग भी इन शरणार्थियों के भेष में एंट्री कर सकते हैं। यानी कुछ चीजें तय हैं। तालिबान कमोबेश एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो रहा है। दूसरा, अमेरिका हो या रूस, कोई भी देश तालिबान से सीधी लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता है। यानी लड़ना अफगान आर्मी को ही पड़ेगा। हां, अमेरिका से लेकर भारत जैसे देशों ने कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर और तमाम तरीके की लड़ाई में सपोर्ट जरूर किया है। एक सच्चाई यह भी है कि कमोबेश दुनिया के सभी मुल्क पर्दे के पीछे से तालिबान के साथ बातचीत भी कर रहे हैं ताकि अगर तालिबान सत्ता में आता है तो वह ज्यादा घातक न हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो पाता है। अगर सत्ता कब्जा लेता है तो उसके बाद क्या अफगानिस्तान के बाहर भी विस्तार की कोशिश करेगा या केवल अफगानिस्तान तक ही अपने शासन को जारी रखता है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की सीमा से बाहर, यानी तालिबान अगर दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनता है तो वक्त के साथ ज्यादातर देश तालिबानी सत्ता को मान्यता दे देंगे, कारोबारी रिश्ते बहाल किए जाएंगे और कट्टर इस्लामिक देश तो पॉलिटिकल रिलेशन भी गहरे करेंगे। किस्सा सियासी में अंतर्राष्ट्रीय सियासत पर आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात प्रदेश, देश या दुनिया की सियासत से जुड़े किसी और घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।